और कुएं मिले हैं, लगातार इस तरह का अभियान जो अभी तक चल रहा है, तो इस अभियान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र है, अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहां पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। जो यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं संभले तो आजम खान जैसा हाल होगा। उसी बयान को आप कैसे? देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। दोस्तों नमस्कार, मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह इस बार भी हम राजनीतिक सरगर्मियों और राजनीतिक परिवारों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हुए जनता द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बारे में। 18वीं लोकसभा में 24 महिलाओं ने लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश किया है। उनमें से एक हैं इकरा हसन। इकरा हसन मुजफ्फरपुर के कैराना से लोकसभा का चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर संसद भवन में उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है। ये बात और है कि कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, यानी जो होनहार बिरवान के होत चीखने पात। मतलब ये है कि जो राजनीतिक परिवार होते हैं उनके बच्चों में, उनकी आने वाली पीढ़ियों में वो राजनीतिक खून की वजह से उनके अंदर राजनीति करने की कला विद्यमान रहती है, यानी अंदर ही अंदर वो राजनीति उनके खून में समाई रहती है। इकरा हसन 29 साल की हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर कैराना से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार को हराते हुए, लगभग 70,000 वोटों से हराते हुए उन्होंने सांसद पद को हासिल किया है। जब आपको थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में हम बताते हैं कि लगभग 40 साल पहले से इकरा हसन के परिवार के लोग राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हैं। उनके बाप दादा यानी दादा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार सांसद बनकर आए और उसके बाद उनके बेटे यानी पिछली बार के जो चौधरी मुनव्वर हुसैन समाजवादी पार्टी के टिकट से सांसद बने और एक रोड एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई और उसके बाद उनकी पत्नी एक बार फिर से चुनाव लड़कर, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर वो सांसद बनी। फिर उसके बाद 2020 में जब चुनाव हुए, बीजेपी के जो सांसद थे हुकुम सिंह, उनकी डेथ हुई। उस समय जो उपचुनाव हुए उसमें जो कि तबस्सुम हसन जो कि इकरा की मां थी, उन्होंने उपचुनाव में भाजपा के कैंडिडेट की मौत के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत हासिल करते हुए वो रालोद के टिकट पर एक बार फिर से चुनी गई। और लेकिन ये सिर्फ 1 साल का सांसदीय काल था उनका। उसके बाद 2019 में वो फिर चुनाव हुए और 19 में वो वहाँ से हार गई। इसके बाद जब 2024 में चुनाव हुए तो इकरा हसन को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनको कैराना से चुनाव लड़वाया और शानदार जीत हासिल करते हुए इकरा हसन
पहली बार संसद पहुंची। आपको बता दें कि उनके भाई नाहिद हसन जो कि चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन 2022 में उनको एक बार यूपी सरकार ने कुछ मामलों में उनके नाम FIR दर्ज थी, जिसकी वजह से उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद से यह मान के चलिए कि हर किसी फील्ड में जब तक गॉडफादर नहीं होता तब तक उसको किसी को भी सफलता नहीं मिलती। यहाँ तो पूरा खानदान इकरा हसन के पूरे चाचा, पिताजी, बाबा सब राजनीति के दिग्गजों में गिने जाते थे और लंदन से पढ़कर आई MSc की पढ़ाई करके इकरा हसन ने राजनीति की पाठशाला में भी अपना सिक्का जमा लिया है। ये बात सबको दिख रही है कि जिस तरीके से, जिस शालीनता और तहजीब के साथ वो भाषण देती हैं या लोगों के साथ बातचीत करती हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वो एक रॉयल ख़ानदान से जुड़ी हुई हैं, जिनको बातचीत करने का एक लहजा सिखाया जाता है कि कितना भी बुरा इंसान हो उसके साथ कैसे बातचीत करनी है। ये इकरा हसन के बोलने, चालने और व्यवहार करने में साफ नज़र आता है। और संसद भवन में जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, पहली बार जब बोलते हुए उन्होंने लोकसभा स्पीकर को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेरे को, पहली बार मैं सांसद में आई, आपने मुझे बोलने का, अपनी बात रखने का जो मौका दिया है उसके लिए बहुत आभार। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इकरा हसन अपनी बात को बहुत ही तेज़ी से भी रख सकती हैं। अपने प्रभावशाली भाषणों में वो अपने मजहब की भी पैरोकारी करती दिखती हैं। उन्होंने जब संभल में जब मस्जिद और मंदिर का मामला उठा तो उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे सीधे प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर और भाजपा पे कहा कि अब ये सरकार अपने काम काजों की वजह से नहीं बल्कि अपनी मंशा, बुरी मंशा जो कि जनता के बीच में धीरे धीरे कलई खुलती जा रही है, उस वजह से उसको ढकने के लिए हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास कर रही है। इस बात को अब जनता समझ चुकी है। आपको इकरा हसन के जो ये क्लिप साथ में हैं इसको एक बार जरूर सुनना चाहिए। और कुएं मिले हैं, लगातार इस तरह का अभियान जो अभी तक चल रहा है, तो इस अभियान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र हैं, अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहां पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। जो यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं संभले तो आजम खान जैसा हाल होगा। उसी बयान को आप कैसे? देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है। मुझे सर एग्जैक्टली जैसे एक सवाल ये उठता है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, जो एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलादें हैं, उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था, तब इन्वेजन से, जैसे आपने कहा, लोग राज करते थे, उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, नाउ वी आर अ रिपब्लिक, वी आर गवर्न्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर ये सवाल हम हिस्टोरिकल सवाल उठाएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, और उस खुदाई का भी कोई अंत नहीं है कि आप नीचे से क्या क्या खोद के निकाल लेंगे। तो ये जो एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से सर्वे कराकर या वो, तो उस पर भी मुझे लगता है हमारी उम्मीद सिर्फ अगर कहीं से सबसे ज्यादा है तो जुडिशरी से है। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया।
इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद।